हेलो। कैसे हो? सब ठीक होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सब मस्त रहें। तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, अपने को सीधा मैन ये है कि अपने को एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और वो भी टॉप के साथ। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर जुड़े, ताकि हम कंटिन्यू और रेगुलर पढ़ाई करें, लाइव आके आपको पढ़ाई कराऊं। दूसरी चीज़, मैंने कल आपसे कहा था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री और एसएसटी के कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताइए कि कौन, उस हिसाब से मैं अपने क्लासों का अरेंजमेंट करूं। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम उस यात्रा पर निकलते हैं जो यात्रा हमने स्टार्ट की थी। बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा, हिस्ट्री, ट्वेल्थ हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ना बोरिंग है, कहानियाँ चलती रहती हैं। और एनसीईआरटी तो उनको ऐसे कर दिया है कि हर चीज़ का चित्र भी शो कर रखा है। तो इस तरह एक तैयारी के लिए आपको एकाग्र होकर जो इसमें दे रखा है, सब कुछ इसमें चित्रों से, डायग्राम से समझा रखा है। हम भी जब आप सब जुड़ जाएंगे तो सिर्फ डायग्राम पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कि क्या हमें, क्योंकि कुछ उत्तर हमें शॉर्ट करने होते हैं, कुछ उत्तर हमें लॉन्ग करने होते हैं, जैसे दीर्घात्मक और निबंधात्मक। तो वो हम क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के कुछ विषय, फर्स्ट प्राचीन काल। तो उसमें हमने देखा, हम पहला चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, यह एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम कल वाला थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कल क्या पढ़ा था। तो हमने ये देखा था, कल का जो टॉपिक था कि सामाजिक विभिन्नताएं, यानी कि समाज में विभिन्नताएं वहाँ भी मौजूद थी, वर्तमान में भी मौजूद है, क्योंकि हर जगह विभिन्नता मौजूद थी। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में कौन कौन सी ऐसी मुख्य विभिन्नताएं थी जो देखने को मिली, जिससे पुरातात्विद उन्हें अंदाज़ा लगाया, ऐसे क्या साक्ष्य मिले उनको कि उन्होंने सामाजिक विभिन्नता के बारे में बताया। तो पहला टॉपिक सामाजिक विभिन्नता में है समाधान। समाधान मतलब मृत्यु के बाद में जो दाह संस्कार किया जाता है, उसे समाधान कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को गर्त में या गड्ढे में दफनाया जाता था, जैसे कब्रिस्तान की तरह दफनाया जाता था। कुछ कब्र ऐसी भी मिली हैं जो मिस्र के पिरामिड, कुछ हड़प्पाई जो मिली हैं, या गर्त में जो मिले हैं, वो कुछ कुछ हड़प्पाई गर्त में चीन के, मिस्र के मेसापोट जो पिरामिड हैं उनसे मिलते हैं। क्योंकि जो मिस्र में जो पिरामिड हैं उनमें कुछ राजकीय या सम्मानित लोगों को दफनाया गया था, जिस पता चलता है उनके साथ खूब संपत्ति भी उनके साथ दफनाई गई थी। हड़प्पा में भी पुरातात्विक युग को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा के लोग भी मृतक के साथ आभूषण,
मनके, ये सब चीज़ें उसके साथ अपनाते थे। और एक जो मैन है, जो तांबे का दर्पण, वो भी हड़प्पाई लोग मृतक के साथ दफनाते थे। उनका मानना था कि ये मृत्यु के बाद में भी काम लेगा। तो इस प्रकार विभिन्नताएं मौजूद थी। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है, 1980 के दशक के मध्य एक हड़प्पा नामक हड़प्पा खुदाई में एक कब्रिस्तान मिली है। कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है। उसके पास असंख्य मतलब मनके, जेस्पर, शंख के छल्ले और आभूषण मिले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पाकालीन लोग मृतक के साथ आभूषण वगैरह वो सब कुछ दफनाते थे। तो इस तरह उनकी समाधान पर प्रक्रिया थी जो हमने देखी। अब दूसरी जो है वो है विलासिता की खोज, विलासिता वस्तु की खोज। तो पुरातात्विक विदों ने विलासिता की खोज में पाया कि उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सामान्य और एक विलासिता की खोज। सामान्य मतलब जो सामान्य जन काम में लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ये सामान्य वस्तु। और विलासिता की वस्तु वो जो बहुत कम लोग काम में लेते थे। इनमें एक है फ्यान। फ्यान मतलब एक बालू, रेत और रंग अर्थात चिपचिपा पदार्थ बना के इसको पकाया जाता था। ये फ्यान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्स में इसको साइड में बॉक्स में दे रखा है, चित्र भी दे रखा है। तो फ्यान का बहुत महंगा था, बहुमूल्य था, इसलिए आमजन इसका उपयोग नहीं करता था। फ्यान इन चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता था। फिर एक वस्तु थी जो तकलिया नामक वस्तु, ये सामान्य जन भी यूज में लेता था और विलासित वाले लोग भी यूज में लेते थे, क्योंकि इस तकलिया को बनाने में उतनी ही मेहनत और खर्च होता था जितना फ्यान को बनाने में किया जाता था। और फ्यान का उपयोग शायद संभवतः सुगंधित पदार्थों को रखने में किया जाता था। और इसके बाद में हड़प्पा में कुछ आभूषण संचय प्राप्त हुए हैं। तो ये थी विलासिता की खोज। अब चलते हैं हम कि हड़प्पाकालीन शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अब जो आगे जो भी आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं, थोड़ा रिवाइज फास्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जबकि चनमुंदड़ो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लेकिन चनमुंदड़ो शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे मनके, शंख, जो भी धातुक्रम, मोहरों का निर्माण, बांट सब यहाँ पे होता था। ये जो इन चीज़ों को बनाने के लिए कार्नेलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो एक तरह से चनमुंदड़ो शिल्प राजधानी थी। इनका आकार होता था बेलनाकार, चक्राकार, गोलाकार, खंडित। सेलखड़ी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक मुलायम पत्थर था जिसका चूर्ण बना के सांचों में डाल के मनके बनाए जाते थे। चनमुंदड़ो, लोथल और हाल ही में एक धोलावीरा नामक स्थान की खुदाई में छिद्र निकालने वाला बारीक औजार या अस्तर या सुई, कुछ भी मान लो, वो मिला है। कहाँ? चनमुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा। ध्यान रखना है, ये वर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन जगह से छिद्र निकालने वाला औजार प्राप्त हुआ है। और गणेश्वर, बालाकोट, ये दोनों बस्तियां कहाँ थी? कल हमने पढ़ा था समुद्र के किनारे थी। तो यहाँ से शंख की बनी वस्तुएं
निर्यात होती थी। चनुंद्रो लोथल से तैयार, मतलब ये क्वेश्चन है कि चनुंद्रो और लोथल से तैयार माल कहाँ जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में जाता था। तो इस तरह शिल्प उद्योग के बारे में हमने जाना कि शिल्प उद्योग इस तरह फूला और मतलब पनपा। तो इस शिल्प में सबसे पहले स्थान का ध्यान रखना। तो नुंदड़ो सबसे टॉप पर था, लोथल, धोलावीरा, यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है शिल्प। और सबसे कम, मतलब ये पूछे आपसे कि सबसे शिल्प में सबसे विकसित था, तो वो था चनुंदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं थे। अब ये शिल्प का तो हमने टॉपिक कल भी देख लिया, लेकिन अब ये देखते हैं कि जो उत्पादन केंद्र थे उनकी पहचान किस तरह की जाती थी। जो उत्पादन केंद्र थे उनकी पहचान किससे की जाती थी? तो पुरातात्विक विदों को कुछ जैसे सामान्य प्रस्तर, पिंड, संघ के टुकड़े, लोहायस के जैसे कच्चा माल, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, ये सभी, इन सभी से उनको पहचान मिली कि इन चीज़ों से, या ये चीज़ें जो मिली हैं इनके आधार पर पहचानने का कोशिश की गई कि यहाँ ये केंद्र थे शिल्प उद्योग के। सबसे अच्छा जो स्रोत था वो कूड़ा करकट था, जो बहुत बेस्ट स्रोत था। क्यों? क्योंकि जैसे बड़े पत्थर को काट कर कुछ बनाया जाता था तो उसका जो अवशेष रह जाता था वो वहीं का वहीं छोड़ देते थे। तो पुरातात्विक विदों को ये अवशेष मिले, और कभी कभी मतलब छोटे टुकड़ों से भी, छोटे आकार के कुछ भी सामान, औजार बन के बनाए जाते थे। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में विशेष शिल्प के पहचान के साधन मिले। अब हम देखते हैं कि ये तो यहाँ था, लेकिन इनके माल प्राप्त कहाँ से होता था? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि शिल्प उद्योग तो विकसित था, लेकिन कच्चा माल बगैर शिल्प उद्योग नहीं पनप सकता था। तो शिल्प उद्योग उनको कहाँ से, या कच्चा माल तो जो था वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नए नए तरीकों से माल प्राप्त करते थे, नई नई जगहों से माल प्राप्त करते थे, जिनमें हमने पहले पढ़ रखा है कि नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र के किनारे स्थित है। तो वहाँ क्या मिलेंगे? शंख, क्योंकि दोनों बस्तियां समुद्र के किनारे थी, इसलिए वहाँ हमें शंख मिले। दूसरी चीज, एक जो अब वर्तमान अफगानिस्तान का सूरतगई या सोरतगई, हमने पहले भी पढ़ा था सोरतगई, याद करो पीछे नहरों के अवशेष मिले थे सोरतगई। तो सोरतगई में भी अत्यधिक कीमती माने जाने वाला नीले रंग का पत्थर, लाजवर्द मणि मिली, वो वहां से आती थी। लोथल से कार्नलियन जो गुजरात के भरूच में है, और सेलखड़ी जो पत्थर था वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था, और जो अन्य धातुएं थी वो राजस्थान से प्राप्त होती थी। इसीलिए जब इतना सामान इस जगह से मिलता था तो कुछ उत्तर भारत से मिलता था, जैसे तांबा उत्तर भारत में था तो राजस्थान के खेतड़ी में तांबा, और दक्षिण भारत में सोना बहुतायत से मिलता था। तो ये लोग हड़प्पा वाले दक्षिण भारत में की तरफ रुख किया, तो वहाँ भी
कुछ हड़प्पा कालीन अवशेष दक्षिण भारत में भी मिले थे। तो और खेतड़ी में जो तांबे का जो साक्ष्य मिला है उसको हम जो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के नाम से है, ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी और यहाँ से भी तांबे का निर्यात होता था। तो इस तरह अलग अलग जगहों से अलग अलग भूभागों से इनको माल प्राप्त होता था। मैन दक्षिण भारत से सोना प्राप्त होता था, शेलकड़ी राजस्थान और गुजरात से प्राप्त होती थी, लार्जोट मणि अफगानिस्तान के सोर्तगई से प्राप्त हुई थी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें इनको यहाँ से प्राप्त होती थी। अब हम ये देखते हैं कि ये माल कहाँ कौन सा साधन था ऐसे जो माल को इधर से उधर पहुंचाता था। तो स्थानीय स्तर पर जो माल उपलब्ध था, इसके अलावा अन्य जगहों से माल लाया जाता था। तो पत्थर, लकड़ी, यानी कि जो सभ्यताएं थी वो हमने पहले चर्चा की कि समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, इन तटों पर विकसित हुई। तो जो माल था उसको लाने और ले जाने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो पुरातात्विक विदों को एक मिट्टी से बने खिलौने का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अर्थात पुरातात्विक विदों को संकेत मिला है कि ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब दोनों मार्ग थे उनके पास, तटीय मार्ग भी था और जलीय मार्ग भी उनके पास था। तो इस प्रकार ये माल को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते थे। अब हम देखेंगे कि ये तो भारत में इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब ये सभ्यता बाहर दूसरे देशों में भी इनका व्यापार होता था। तो हम दूर क्षेत्रों में इनका व्यापार होता था। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि किन किन जगहों से, किन किन सभ्यताओं से ये टच में थे या वहाँ से माल प्राप्त करते थे। तो पुरातात्विक विद ने खोज की तो तांबा अयस्क प्राप्त हुआ। तो उसमें और जो ओबाम में जो तांबा था, रासायनिक विक्रिया द्वारा पहचाना गया है कि वो तांबा भारत जो हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो तांबा था वो ओमान के तांबे से मैच कर रहा था। तो इस प्रकार ओमान से तांबे का व्यापार होता था और ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरातत्व दोनों इनसे निकले। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र मिला है जो जिसे हड़प्पाई मर्तबान कहा जाता है, ये भी ओमान में प्राप्त हुआ है। इसीलिए तांबे का विनिमय जो था वो ओबाम के साथ था। क्यों? क्योंकि दोनों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मैच किया गया। तो दोनों जगह के तांबे में सेम अंश पाए गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला जो ये पॉइंट है इसमें है तांबे ओबाम में, और जो एक पात्र मिला है जिसे हड़प्पाई मर्तबान कहा जाता है वो भी ओबाम में प्राप्त हुआ है। इसका मतलब था ओबाम, हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का रिश्ता ओबाम से भी था। अब देखते हैं अन्य कहाँ थे। यानी कि तीसरी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें मगान नामक स्थान का उल्लेख किया गया है, जो शायद ओबाम के लिए किया गया है। ये 3 शब्द आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इनको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो ये आगे आपको कहीं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी परेशान नहीं करेंगे। तो एक तो था मगान जो शायद
ओबाम के लिए किया गया था। दूसरा, मेसोपोटामिया में जो स्थल मिले हैं, तांबे के अंश मिले, इसलिए यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी संपर्क था, इसलिए उन्होंने मगान ओबाम के लिए प्रयुक्त किया है। उधर हम देखते हैं कि जो समाधान की प्रक्रिया थी उसमें जो कुछ प्राइमेट हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय के थे, तो इस प्रकार ये दोनों मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे और इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थे। एक और बात ध्यान में रखना, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। दूसरी चीज, पूरा मेसोपोटामिया में तांबा के अंश मिले हैं। इसके अलावा वहां पर कुछ हड़प्पाई मोहर, बांट और तथा मनके आदि शामिल है। मनके ये सब वहां से मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हो गया है। तो वहां के लेख में पहला शब्द आया है मगान, दूसरा शब्द है मेलुहा, नहीं, दूसरा शब्द है दिलमुन। पहला था मगान, दूसरा है दिलमुन, जो शायद बहरीन द्वीप के लिए शब्द यूज में लिया गया था। इसके लिए बहरीन द्वीप के शब्द यूज लिया गया था। उसमें भी हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर तीसरा शब्द था मेलुहा। ये मेलुहा, पहला मगान, दूसरा दिलमुख जो बहरीन के लिए, मगान ओबाम के लिए, और तीसरा था मेलू है, ये भारत के लिए प्रयोग किया गया था। इसमें कहा गया था कि पक्षी हाजा पक्षी को उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई है। कहने का मतलब हाजा पक्षी, मेलुओ में मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुओ में किसका भी वर्णन किया गया है? हाजा पक्षी का। और पुरातात्विकविद हाजा पक्षी की तुलना मोर से करते हैं। उनका कहना है कि हाजा पक्षी के बारे में जो मेसोपोटामिया के लेख में मिला है वो हाजा पक्षी और नहीं मोर था। तो इस प्रकार बहरीन, अब ध्यान से समझना, तीनों तो वर्ड मगान, दिलमुख और मेलुआ। मगान ओमाम के लिए, दिलमुख बहरीन द्वीप के लिए और मेलुआ भारत या हड़प्पा सभ्यता के लिए। अब जब इन तीनों संपर्क, तीनों सभ्यता मतलब तीनों जगह पर इनके हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था, तो ये तीनों समुद्री, इसका मतलब ये है कि समुद्र मार्ग से भी यात्रा करते थे। एक वर्ड है जो ध्यान में रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जान लिया है कि ओमाम, बहरीन और मेसोपोटामिया से हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। दूसरा, मेसोपोटामिया एक हाजा पक्षी जो मोर के लिए प्रयुक्त किया है मेसोपोटामिया के लेख में, लेकिन यहाँ के पुरातात्विक उसको मोर से तुलना करते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ जो भारत के लिए यूज किया गया है, मेलुआ के बारे में का मेलुहा को, जो मेलुआ है, मेलुहा को नाविकों का देश कहा है। तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा है। मगान, ओमान, दिलमुख, बहरीन। तो इस प्रकार से हड़प्पाकालीन लोगों का व्यापारिक संबंध अन्य सभ्यता, उस समय की सभ्यताओं से भी था। और एक ये ध्यान रखना कि ये तीनों वर्ड किन किन के लिए यूज किए गए हैं, बार बार याद करना, मैं बार बार आपको रिपीट कराता रहूँगा। और दूसरी चीज, हाजा पक्षी मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेसोपोटामिया में मेलुआ को क्या कहा गया है? मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अलावा
वहाँ मोहरे और अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका मतलब ये सीधा सा संबंध है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का संबंध ओमान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया इन सब से था। तो दोस्तों ये था इनका, हमने पढ़ा क्षेत्रों की माल की पहचान कैसे की जाती थी, कूड़ा करकट है, अयस्क है। उसके बाद में सामान को लाने ले जाने के लिए साक्ष्य मिला, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि बैलगाड़ी से इनको सामान इधर से उधर किया जाता था। फिर कौन सी जगह से सामान कहाँ से आता था ये हमने देखा, और फिर विदेशियों से या भारत से बाहर किन किन से संबंध था वो भी हमने देखा। ओबाम से तांबा आता था। तो इस प्रकार हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का व्यापार था। और 3 वर्ड मगान, दिलमुख और मेहा, इन तीनों वर्डों के बारे में ध्यान रखना। मैं नोट्स में भी डाल दूंगा, क्वेश्चन सेट में भी तैयार कर दूंगा। तो आज की क्लास बस इतनी। आप जल्द से जल्द जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नियमित और एक फिक्स टाइम पर क्लास चालू करें। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हर लाइन से क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन जाएगा कहाँ से। तो धन्यवाद। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। लेकिन आपसे विनती है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे बच्चे देख रहे हैं चाहे गार्जियन, अगर इंटरेस्टेड हैं फ्री में, तो चैनल से जुड़िए। आपकी हर तरह से सहायता होगी। नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन सेट भी, क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे टेलीग्राम पर। और कोर्स समय पर हम एग्ज़ाम तक 2 बार अच्छी तरह रिवीजन भी हो जाएगा। तो समय निकलता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे छोटे भाई बहन इस चैनल से जुड़े। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।